तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कंसीडर एक्सपेरिमेंट 6.2 ए व्हाट वुड यू डू टू ऑब्टेन अ लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो एनसीईआरटी बुक में इस क्वेश्चन से पहले 3 एक्सपेरिमेंट के बारे में बात हुई थी। पहला एक्सपेरिमेंट था जिसमें एक सोलेनोइड था और सोलेनोइड के 2 एंड पे एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया गया और उसके पास में एक मैग्नेट रखी गई इस तरीके से। और जब हम इस मैग्नेट को ऐसे आगे पीछे ऑसिलेट करते हैं तो इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। ये था हमारा एक्सपेरिमेंट 6.1। एक्सपेरिमेंट 6.2 में उसमें सेम इसी तरीके से सर्किट लिया, लेकिन इस बार इस मैग्नेट के जगह पे एक दूसरा सर्किट लिया। एक दूसरा सोलेनोइड लिया गया और उस सोलेनोइड में बैटरी अटैच कर दिया। अब ये सोलेनोइड जिसमें हम बैटरी लगा दिए हैं, इस बैटरी की वजह से इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ और करंट की वजह से इस सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। कुछ इस तरीके से। अब इस पूरे सर्किट को हम ओसिलेट करते हैं, जब जैसे बैटरी को कर रहे थे, तो अगेन यहाँ पे डिफ्लेक्शन देखने को मिला। जैसे बार मैग्नेट को आगे पीछे ओसिलेट कर रहे थे इसमें, वैसे ही इसे भी करते हैं तो इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिला है। बार मैग्नेट की जगह पे आप इस सर्किट को भी ओसिलेट कर सकते हैं। इस पूरे सर्किट को आगे पीछे ओसिलेट करें या इस बार मैग्नेट को ओसिलेट करें, दोनों केस में यहाँ डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। सेम यहाँ पे भी। ये था हमारा एक्सपेरिमेंट 6.2। एक्सपेरिमेंट 6.3 में क्या था? एक्सपेरिमेंट 6.2 में एक्सपेरिमेंट 6.3 में सेम ऐसा ही सेटअप लिया गया, लेकिन कुछ डिफरेंस रखा। इसमें क्या किया, इसे इस सर्किट को, ये मान लीजिए सर्किट C1 है और ये सर्किट C2 है, तो इस C2 सर्किट को आगे पीछे ओसिलेट नहीं किया। इस बार इस सर्किट में एक स्विच अटैच कर दिया और इस स्विच को ऑन ऑफ किया। तो जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं, इस सर्किट में करंट प्रोड्यूस होता है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप लार्ज डिफ्लेक्शन इस गैल्वेनोमीटर में, ये 6.2 एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, तो इस 6.2 एक्सपेरिमेंट में आप इस गैल्वेनोमीटर में लार्ज डिफ्लेक्शन चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करें? तो ये डिफ्लेक्शन को बढ़ाने से पहले ये समझते हैं कि डिफ्लेक्शन हो क्यों रहा है, वो कारण को समझते हैं। जब उस कारण को हम इंक्रीज कर देंगे तो डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो किसी सर्किट में अगर आप गैल्वेनोमीटर जोड़ते हो तो उस गैल्वेनोमीटर के निडल डिफ्लेक्ट क्यों करेंगे? अगर उस गैल्वेनोमीटर का निडल डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या बता रहा है वो गैल्वेनोमीटर? कि उस सर्किट में क्या है? करंट है। ओके, सर्किट में करंट है। सर्किट में क्या है? करंट है। तो अगर आपको डिफ्लेक्शन इंक्रीज करना है, इंक्रीज डिफ्लेक्शन in galvanometer, we need to increase current। हम सर्किट में इस सर्किट का नाम मान लीजिए C1 है और इस सर्किट का नाम C2 है। तो हम इस C1 सर्किट का करंट इंक्रीज करेंगे। we need to increase current in C1। सिंपल बात, करंट बढ़ाएंगे तो डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। अब ये करंट कैसे बढ़े? तो किसी सर्किट में करंट कैसे आता है? वोल्टेज की वजह से, है ना? ओम्स लॉ, करंट बराबर वी बाई आर, पढ़े ही होंगे। तो अगर किसी सर्किट में करंट बढ़ाना है तो उसके लिए उसमें उस सर्किट में जो वोल्टेज का सोर्स है, वोल्टेज है, उस वोल्टेज को बढ़ाइए। सिंपल बात। So to increase current, we need to increase voltage, source of voltage। जो सोर्स है उस सोर्स का वोल्टेज बढ़ा दीजिए। जो जो सोर्स जो भी सोर्स हो, बैटरी हो या जो भी हो, जो वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है, जो वोल्टेज सप्लाई कर रहा है, उसके वोल्टेज को बढ़ा दीजिए। ओके। अब रही बात वोल्टेज कैसे बढ़ाएं? इसमें तो बैटरी वगैरह दिख नहीं रहा है कि उसका बैटरी बढ़ा दें। इस सर्किट C1 सर्किट में कहाँ से हम, कि कौन है वोल्टेज, कौन प्रोड्यूस करा रहा है वोल्टेज? इन C1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इस C2 को हम ओसिलेट कर रहे हैं, है ना? इस C2 को हम इस तरीके से आगे पीछे ओसिलेट कर रहे हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है? इसके वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड इस C1 के साथ लिंक्ड है, वो लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज हो रहा है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये C1 सर्किट के जो सोलेनॉइड है, कॉइल है, उस कॉइल के बीच एरिया, सर्कुलर एरिया, और ये मैग्नेटिक फील्ड उस सर्कुलर एरिया से पास हो रहे हैं, है ना? तो फ्लक्स बन रहा है यहाँ पे। और जब हम इसे आगे पीछे C2 को आगे पीछे ओसिलेट करते हैं तो फ्लक्स इंक्रीज डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है,
फ्लक्स इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है और फ्लक्स चेंज हो रहा है। इसका मतलब फैराडेज लॉ हमें यहाँ पे बताते हैं कि अगर जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो इस C1 सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस होगा और वो ईएमएफ कितना होगा? व्हेन change in flux occur, then EMF induce in C1। जब फ्लक्स चेंज होगा, when change in flux occur, जब C1 में फ्लक्स चेंज होगा तब C1 में EMF इंड्यूस होगा और वो EMF आपको सोर्स का काम करेगा, वोल्टेज का सोर्स, वोल्टेज का काम करेगा। वो ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस वोल्टेज की वजह से इस C1 सर्किट में करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, दिस इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट करंट और इसी करंट को इंड्यूस करंट कहते हैं। जो इंड्यूस ईएमएफ से प्रोड्यूस होता है उसे इंड्यूस करंट कहते हैं। इंड्यूस करंट। ओके, ईएमएफ कितना है? तो फैराडेज लॉ से हमें ये पता है कि चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि डिफ्लेक्शन बढ़ाना है तो आपको करंट बढ़ाना होगा और वो करंट को कौन बढ़ा रहा है? करंट कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ईएमएफ। तो उस ईएमएफ को बढ़ाएंगे और यहाँ पे ईएमएफ कौन कैसे आया, कौन ला रहा है? तो ये C2 सर्किट का ओसिलेशन, ओसिलेशन करने से क्या होता है? तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो इससे पास हो रहे हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि फ्लक्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो चेंज इन फ्लक्स, इस डी फाई को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंक्रीज होगा और इस dt को अगर हम कम करते हैं तो ईएमएफ इंक्रीज होगा। ये दो तरीके से हम ईएमएफ को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी बात करते हैं। हम फ्लक्स कैसे चेंज इन फ्लक्स को कैसे बढ़ाएं? मैं यहाँ पर एक हम सर्किट बनाते हैं। ये देखिए ध्यान से, ये हम कुछ एक लेंथ ले लेते हैं, एक यहाँ से यहाँ की दूरी पे ये मेरा सर्किट है जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और यहाँ पे एक दूसरा C2 सर्किट है। ये मेरा C1 सर्किट है, ये मेरा C2 सर्किट है और इसमें हम बैटरी अटैच किए हुए हैं जो करंट प्रोड्यूस कर रहा है जिसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस C2 सर्किट को हम आगे ले जाएंगे। ठीक है, कुछ दूरी अभी यहाँ पे लेकर आएंगे, यहाँ से यहाँ लेकर आएंगे और देखेंगे कि कितना फ्लक्स में चेंज हुआ। फ्लक्स यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइन। तो अभी कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइन इस C1 सर्किट से लिंक्ड हैं? तो अभी दो हैं।
जब हम इसको यहाँ ले आते हैं, अब कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइन लिंक्ड हैं? तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 फील्ड लाइन लिंक्ड है ना? 3 फील्ड लाइन इस C1 सर्किट से लिंकेज है। तो चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ? चेंज इन फ्लक्स पहले 2 थे, अब 3, तो चेंज इन फ्लक्स 1 हुआ। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इस C2 सर्किट में हम नंबर ऑफ जो टर्न्स हैं वो इंक्रीज कर देते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने से क्या होगा? तो जैसे ही आप नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करोगे तो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन इंक्रीज हो जाएगा, या ये कहें कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए इसमें टर्न्स बढ़ा दिए हैं, तो इसमें देखिए किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस सोलिनॉइड को भी उतना ही दूरी शिफ्ट करेंगे जितना पहले वाले को किए थे। तो अभी देख लीजिए, अभी नंबर ऑफ फील्ड लाइन काउंट कर लीजिए, कितने फील्ड लाइन हैं जो इस C1 सर्किट से लिंक्ड है। तो आप देख सकते हैं 3, है ना? अब इसे यहाँ पे लेकर आते हैं। अब देखिए अब कितने हैं? तो 4 नहीं है, पिछले वाले में 2 से 3 हुआ, सेम दूरी ले गए, यहाँ से यहाँ ले गए, तो पहले 2 था फिर 3 हुआ। इसमें पहले 3 है तो अब 4 होना चाहिए, लेकिन 4 नहीं होगा। देखिए कितना ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये ऐसा ही फील्ड होता है। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो पहले पहले 3 थे, उतना ही दूरी शिफ्ट किए तो 6 हो गए। यानी चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ? 3 हो गया, है ना? चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ? 3। अब वापस आते हैं यहाँ पे। तो पीछे के एक्टिविटी से हमें ये समझ में आया कि आप नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करते हो तो चेंज इन फ्लक्स इंक्रीज होता है। नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज करता है, और जब उसे उतना ही दूरी शिफ्ट करते हो जितना पहले वाले कम टर्न्स वाले सर्किट को शिफ्ट किए थे, उतना ही शिफ्ट करते हो, तो आपको ज्यादा चेंज इन फ्लक्स देखने को मिलता है, ज्यादा चेंज इन नंबर ऑफ फील्ड लाइन देखने को मिलता है। जो फील्ड लाइन लिंक्ड है वो ज्यादा होता है। लिंक्ड, जो C1 से लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है, वो लाइन ज्यादा इंक्रीज करता है। ठीक है, सेम फिनोमिना आपको देखने को मिलेगा, जब नंबर ऑफ टर्न्स के जगह आपको वो जो बैटरी है, ये बैटरी है, इस बैटरी का वोल्टेज बढ़ाओगे, आप यहाँ पे नंबर ऑफ बैटरी इंक्रीज करोगे, वोल्टेज इंक्रीज करोगे, ये इस वोल्टेज को इंक्रीज करोगे तो सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज करेगा। फिर इसमें भी आप वही शिफ्टिंग करोगे जैसे यहाँ पे कर रहे थे, इस वाले केस में कर रहे थे, तो सेम आपको वैसे ही चेंज इन फ्लक्स बढ़ता हुआ दिखेगा, लिंक्ड लिंक्ड लाइन बढ़ेगा। ठीक है, और जब चेंज इन फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है इस C1 में वो भी बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। ठीक है, और क्या क्या कारण है? तो मुझे किसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज करो, वो आपको यहाँ पे 2 तरीके से, यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया कि 2 तरीके से बढ़ा सकते हैं। और भी कई तरीके हैं जिससे आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज कर सकते हो। तीसरा है सॉफ्ट आयरन। अगर आप कोई सॉफ्ट आयरन लेते हो,
सॉफ्ट आयरन एक ऐसा मटेरियल है जिससे जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होता है, मान लो 2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास किए, तो इस आयरन के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे रीजन होते हैं जिसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है। और जब इस रीजन से मैग्नेटिक फील्ड पास होता है तो वो सभी इसी डायरेक्शन में, इस 2 टेस्ला वाले मैग्नेटिक फील्ड, आउटर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं और नेट मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ जाता है। मतलब 1-2 टेस्ला ये अंदर से भी प्रोड्यूस कर देता है, जिससे नेट मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ जाता है, 4 टेस्ला 5 टेस्ला हो जाता है। ये ऐसा मटेरियल है। तो इसी सॉफ्ट आयरन को हम ले जाकर अगर अगर हम यहाँ पे रखते हैं, इस C2 सर्किट के अंदर रखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज कर जाएगा। और फिर से वही बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज हो जाएगा, फिर से आगे शिफ्टिंग करेंगे तो ज्यादा वोल्टेज इंड्यूस होगा, ज्यादा लिंक चेंज इन फ्लक्स होगा, इसलिए ज्यादा वोल्टेज इंड्यूस होगा। तो सॉफ्ट आयरन को डालने से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज करता है। और भी कई कारण हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे इंक्रीज कर सकते हो? वोल्टेज की बात कर लिए, नंबर ऑफ टर्न्स की बात कर दिए, आयरन की, सॉफ्ट आयरन की बात कर दिए। यहाँ पे सारी बात हो गई। अब आते हैं इस dt पे। जैसा हमने कहा था कि चेंज इन फ्लक्स को बढ़ाओगे तो ईएमएफ बढ़ेगा, dt घटाओगे तो ईएमएफ बढ़ेगा। तो चलिए अब dt घटाते हैं। dt क्या है? तो ये जो आप यहाँ इस P से Q, इस P से Q पॉइंट पे इस मैग्नेट को ला रहे थे, तो उस लाने में कुछ समय लग रहा है ना? उस समय को ही हम यहाँ dt बोल रहे हैं। तो अगर आप यहाँ से यहाँ जितना जल्दी लेकर आओगे, जितना जल्दी, उतना ही dt कम होगा। dt क्या है? टाइम इंटरवल। तो उतना ही कम होगा। जितना स्पीड से लेकर आओगे, जितना रैपिडली लेकर आओगे, उतना ही कम होगा dt। और जितना जल्दी, जितना रैपिडली लाओगे इस सोलेनॉइड को, तो जो dt है उतना ही कम होगा। मतलब कहने का मतलब उतना ही जल्दी फ्लक्स चेंज होगा। मतलब पहले मान लो 2 सेकेंड में 2 सेकेंड में 3 से 6 हो रहा था, फ्लक्स 3 बढ़ रहा था। अब 1 सेकेंड में बढ़ेगा या आधा सेकेंड में बढ़ेगा, 3 से 6 हो जाएगा। ओके। तो ये dt को आप कम करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि dt को कम करने से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज होंगे, पर dt को कम करने से मतलब मूव रैपिडली, तो ईएमएफ बढ़ता है। ठीक है। तो पूरी बात एक बार फिर से कर देते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज करेगा, जिसके वजह से चेंज इन फ्लक्स इंक्रीज करेगा, और चेंज इन फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर बढ़ेगा। सिमिलरली वोल्टेज बढ़ाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगा, फ्लक्स चेंज बढ़ेगा तो ईएमएफ बढ़ेगा, ईएमएफ बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। सॉफ्ट आयरन इंसर्ट करेंगे बीच में तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कराएगा, चेंज इन फ्लक्स इंक्रीज होगा, वही शिफ्टिंग करेंगे तो, और जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। dt कम करेंगे। dt कैसे कम होगा? जल्दी जल्दी घुमाने से, जल्दी जल्दी शिफ्ट करने से, स्पीड में शिफ्ट करने से। मूव रैपिडली करेंगे तो ईएमएफ बढ़ेगा, ईएमएफ बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन बढ़। तो ये 3-4 कारण थे जिसकी वजह से आप गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन को बढ़ा सकते हो। और क्या है क्वेश्चन?
बी नंबर में है, हाउ वुड यू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूस करेंट इन द absence ऑफ गैल्वेनोमीटर। ओके, यहाँ बोला जा रहा है कि अगर गैल्वेनोमीटर नहीं है तो आप, यहाँ पे मान लीजिए गैल्वेनोमीटर नहीं है तो आप कैसे पता करोगे कि C1 में करंट है। हाउ वुड यू डेमोन्स्ट्रेट, कैसे आप शो करोगे कि करंट इंड्यूस हुआ है। तो सिंपल बात है, अगर गैल्वेनोमीटर नहीं है तो कोई बल्ब वगैरह लगा देंगे, कोई कुछ भी इलेक्ट्रिक डिवाइस लगा देंगे जिससे वो चलेगा, और चलेगा तो हम कहेंगे कि करंट आ गया।